हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपकी एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिट 4 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ 2022। राइट, सो यूनिट 4 से हमने काफ़ी सारे आई मीन टू से दैट ढेर सारे जो अभी कंटेंट्स आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही है, ये सब कंटेंट्स हमने कवर अप कर लिए हैं प्रीवियस सेशंस में। एंड उन सेशंस में हमने ढेर सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं। एंड उन टॉपिक्स में हमने अभी जो आप लास्ट सेकंड टॉपिक देख रहे हैं, मोराल बोर्डम एंड फटीग की बात करेंगे हम। मोराल की बात हमने की थी लास्ट सेशन में, लास्ट टू लास्ट सेशन में बोर्डम एंड फटीग की भी बात की थी। सो बोर्डम एंड फटीग से कुछ अभी टॉपिक्स रह गए आई गेस। लेट मी सी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मैं आपके स्क्रीन पर लेकर के आ रही हूँ। फोर्सेस ऑफ चेंजेस की बात की थी हमने लास्ट सेशन में, राइट। सो फोर्सेस ऑफ चेंजेस के अंदर हमने देखा था इंटरनल एक्सटर्नल बोथ। एक्सटर्नल चेंजेस क्या होती हैं, इंटरनल चेंजेस क्या होते हैं। एक्सटर्नल में हमने देखा था टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग कंडीशंस, सोशल चेंजेस एंड पॉलिटिकल फोर्सेस होते हैं। वेयर एज इंटरनल चेंजेस में चेंजेस इन मैनेजरियल पर्सनल, चेंजेस इन ऑपरेटिव पर्सनल एंड डेफिशिएंसीज इन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, ये सारे टॉपिक्स हमने देखे थे लास्ट सेशंस में। प्लांट चेंज की भी बात की थी हमने लास्ट सेशन में, जिसके अंदर देखा था हमने टेक्नोलॉजी रिलेटेड चेंजेस, टास्क रिलेटेड चेंजेस एंड स्ट्रक्चर रिलेटेड चेंजेस, राइट। And also the last point was in the in plant changes, it was the fourth point was people related changes, right. So process of plant changes भी देखा था हमने आई गेस लास्ट सेशन में। नो, प्रोसेस ऑफ चेंजेस हमने नहीं देखा था, राइट। आई गेस यस यस यस, प्रोसेस ऑफ प्लांट चेंजेस हमें इस सेशन से स्टार्ट करना है। ओके, सो प्रोसेस ऑफ प्लांट चेंजेस से देखेंगे हम। जस्ट अ सेकेंड। राइट, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो प्रोसेस ऑफ प्लांट चेंजेस देखेंगे। अ मेजर ऑर्गेनाइजेशनल चेंज requires considerable planning. The change is successful if it is taken in a planned way which proceeds in a sequential form. The various steps involved in a planned change, which are आइडेंटिफाइंग नीड फॉर चेंज। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या जरूरत है, क्या क्या रिक्वायरमेंट क्या है, क्या नीड क्या है चेंज के लिए। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते हैं। प्रोसेस ऑफ प्लान चेंज के अंदर सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते हैं कि व्हाट इज द नीड फॉर चेंज। सेकेंड आप देखेंगे एलिमेंट्स टू बी चेंज्ड। दूसरा देखेंगे कि क्या एलिमेंट्स होंगे, क्या 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 ऐसी लाइक जो आपके सामने दिख रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट दिख रहा है, कोई भी चीज दिख रही है, तो आपको देखना है कि क्या एलिमेंट्स है जिनको चेंज करने की जरूरत है। थर्ड, प्लानिंग फॉर चेंज। आप प्लान करते हैं चेंज के लिए। ओके, नेक्स्ट देखेंगे असेसिंग चेंज फोर्सेस। आप असेसमेंट करेंगे जो चेंज फोर्सेस हैं, जो फोर्सेस आप देख रहे हैं चेंज के लिए, या फिर जो चेंज फोर्सेस हैं उनका असेसमेंट करते हैं आप, राइट। प्रोसेस ऑफ प्लान चेंजेस के अंदर नेक्स्ट एक्शन फॉर चेंज, आप एक्शन लेते हैं चेंज के लिए। एंड लास्ट फीडबैक देते हैं आप, आपका फीडबैक क्या है, आपका फीडबैक क्या रहा है उस पर्टिकुलर टास्क को करते हुए, उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए, राइट। सो दिस दीज आर द प्रोसेस।
सबसे पहले देखेंगे आइडेंटिफाई नीड फॉर चेंज, राइट, इसको अच्छे से देखेंगे। Identification of need for change depends on gap analysis, that is the gap between desired state of affairs and actual state of affairs. The difference what the organization is achieving and what it should achieve. However, this gap analysis should be seen on progression basis because desired state of affairs is not a fixed concept. The organization may go on changing its objectives over the period of time. Moreover, gap analysis can be made on the basis of likely gap because any change in any factor affects the operation of the organization. राइट, सो जो आइडेंटिफिकेशन फेज होता है चेंज का, उसमें आपने देखा आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड फॉर चेंज डिपेंड्स ऑन गैप एनालिसिस, दैट इज द गैप बिटवीन डिजायर्ड स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड एक्चुअल स्टेट ऑफ अफेयर्स। सो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ पर गैप है, ठीक है, उस गैप का एनालिसिस आप करते हैं कि जो डिजायर्ड चेंज है, जो नीड है चेंज की, उसमें क्या गैप आया है, किस लेवल पे गैप आया है। सो जो डिजायर्ड गैप है चीजों के बीच बीच में, ठीक है, एग्जैक्टली उस चीज का पता करते हैं आप। द डिफरेंस व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन इज अचीविंग एंड व्हाट इट शुड अचीव। सो आप डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या ऑर्गेनाइजेशन अचीव कर रहा है और उसको क्या अचीव करना चाहिए, राइट। अगर सपोज अचीवमेंट लेवल अगर ए है, तो उसको कहीं ना कहीं वो आइडेंटिफाई करता है कि नहीं, जो अचीव कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा उनको अचीव करना चाहिए। वो तो वहीं पर वो क्या कह रहे हैं कि क्या ऑर्गेनाइजेशन अचीव कर रहा है और उसको क्या अचीव करना चाहिए, इन चीजों का वो पता लगाते हैं। However, this gap analysis should be seen on progression basis because desired state of affairs is not a fixed concept. जो डिजायर्ड स्टेट ऑफ कॉन्सेप्ट, जो डिजायर्ड स्टेट ऑफ अफेयर्स होते हैं, वो फिक्स्ड कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन में गो ऑन चेंजिंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, राइट। सो जो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो टाइम लाइक बाय द टाइम पीरियड दे आर चेंजिंग, राइट। ऐसा नहीं कि जो उन्होंने आज ऑब्जेक्टिव जो गोल सेट किया है वो फ्यूचर में भी वैसे ही फॉलो होगा, वैसे ही तरीके उस चीज को करने के होंगे, वो चेंज होते हैं बाय द टाइम दे आर चेंजिंग, राइट। Moreover, gap analysis can be made on the basis of likely gap because any change in any factor affects the operation of the organization. So उसमें क्या होता है, जो एनालिसिस फेज होता है उसमें जो गैप होता है, जो गैप का एनालिसिस आप करते हैं एज एन इंडिविजुअल पर्सन या फिर एज अ मैनेजर। सो उसमें देखते हैं कि क्या गैप रहा है और क्यों गैप रहा है। सो उस चीज को आप फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशंस में, राइट। सेकेंड देखेंगे एलिमेंट्स टू बी चेंज, क्या एलिमेंट्स होने चाहिए चेंज के, आपको वो देखना है, राइट, यू फाइंड इट आउट। व्हाट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी चेंज, जो क्या एलिमेंट्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की चेंज होनी चाहिए, विल लार्जली बी डिसाइडेड बाय नीड एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द चेंज। सो इसको डिसाइड किस तरह से किया जाता है, किसके बेसिस पे किया जाता है, दैट डिसाइडेड बाय नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ चेंजेस। While the process of identification of change will provide clue why change should take place. So आप उस प्रोसेस के अंदर आप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, आइडेंटिफाई करते हैं दैट ऑफ चेंज विल प्रोवाइड क्लू व्हाई चेंज शुड टेक प्लेस। जो चेंजेस हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, वो एक क्लू प्रोवाइड करते हैं, एक क्लू देते हैं। दिस स्टेज टेक्स द एनालिसिस फर्दर बाय डायग्नोजिंग द प्रॉब्लम्स caused because of which the change is necessary, ठीक है। सो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप देखते हैं कि जो चेंजेस है वो जरूरी हैं, क्योंकि एक टाइम सपोज अगर आप एक एग्जांपल लीजिए मशीनरी का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्टिकुलर मशीनरी से आप कोई काम करते हैं एज एन इंडिविजुअल या फिर एज अ ग्रुप पीपल। सो क्या होता है कि सपोज अभी टेक्नोलॉजी डे बाय डे आप देखते हैं कि न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, जो काम आप एक पुरानी टेक्नोलॉजी से करते थे उसी काम को आप नई टेक्नोलॉजी के सहारे से कर रहे हैं, तो वो और इफेक्टिव होता है, वो कम लेबर उसमें लगता है, कम उसमें मेहनत लगती है, राइट। सो उसको चलाने के लिए भी तो एक एक स्किल्ड पर्सन की जरूरत होती है। तो इस तरह से अगर आप एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझेंगे कि जब चेंजेस आपको लगता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की चेंज जरूरी है, सपोज जो टेक्नोलॉजी बेस भी चेंज हो सकता है,
राइट, क्योंकि टेक्नोलॉजी, अब पुरानी टेक्नोलॉजी से काम कर रहे हैं, जो कि अब इस मार्केट में कितना कॉम्पिटिटिव मार्केट हो गया है, वो टेक्नोलॉजी अब बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं रही, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमें पीछे रख रही है, हमें प्रोडक्टिव नहीं बना पा रही है जितने कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो प्रोडक्टिव हैं, बिकॉज दे आर यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी। सो उस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। तो दैट इज वाई हियर इट इज सेइंग दैट जो कभी कभी क्या होता है, जो जो चेंजेस होती हैं वो जरूरी हो जाती हैं, उसके बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन लेते हैं कि दैट शुड बी चेंज्ड। राइट, सो एलिमेंट्स टू बी चेंज ये आइडेंटिफाई करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर द पीपल हु आर कंसर्न फॉर द पर्टिकुलर थिंग। राइट, प्लानिंग फॉर चेंज। अब थर्ड फेज है प्लानिंग फॉर चेंज, प्लान करते हैं चेंज के लिए। देखेंगे, प्लानिंग फॉर चेंज इंक्लूड्स हु विल ब्रिंग चेंज। सबसे पहले तो डिसाइड करते हैं कि कौन चेंज लेकर के आएगा, व्हेन टू ब्रिंग चेंज, कौन लेकर के आएगा और कब लेके आएगा। राइट, एंड हाउ टू ब्रिंग चेंज, और कैसे। तो क्वेश्चन क्या सबसे पहले आता है जब आप प्लानिंग करने जाते हैं, प्लान करने जाते हैं फॉर चेंज, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है, पहले सबसे पहले जो क्वेश्चन अराइज होता है, दैट इज हु विल ब्रिंग द चेंज, कौन चेंज लाएगा, व्हेन टू बी ब्रिंग चेंज, कब चेंज लाया जाएगा, कौन लाएगा, कब लाया जाएगा, एंड हाउ टू ब्रिंग द चेंज, एंड कैसे लाया जाएगा। सो ये सारे क्वेश्चन सबसे पहले फॉर्म होते हैं माइंड में। राइट, द फर्स्ट क्वेश्चन हु विल ब्रिंग चेंज relates to the person who will work as change agents. The second question, when to bring change, is related with time dimensions of change. While deciding time elements of change, many factors have to be considered. There are many factors which can be considered for the change, right? And such as nature of forces which are likely to resist the change and the time taken to bring them to accept change. Time taken in training and development of people to make them more suitable for the changed situations. Time required to make resources available for the change, etc. सो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जो आप प्लान करते हैं चेंजेस के लिए, तो सबसे पहले आपके अंदर क्वेश्चन आता है कि कौन चेंज लेके आएगा, ठीक है, कब चेंज लाया जाएगा और किसके द्वारा लेके आया जाएगा, लाइक कैसे लाया जाएगा। राइट, सो ये क्वेश्चन सबसे पहले अराइज होते हैं जब प्लानिंग की बात करते हैं आप। राइट, सो the first question, who will bring change, relates to the person who will work as change agents. So ये question जो arise होता है कि who will bring the change, कौन change लेकर के आएगा, ये change, ये question किससे relate करता है, the person who is changing agent, वो as an agent consider किया जाता है, as changing agent consider किया जाता है। right, that who will bring the change, ये question उस person से relate करता है जो change agent होता है। The second question, when to bring change, is relate with time dimension of change. और जो second question पूछा like arise होता है, that is that when to bring change, like change कब लाया जाएगा, वो किससे associate करता है, वो किससे relate करता है, that related to dimension of change. While deciding time elements of change, many factors have to be considered, such as nature of forces. राइट, सो ये जो चेंजेस होते हैं नेचर ऑफ फोर्सेस होते हैं, एंड वाइल which are likely to resist the change and the time taken to bring them to accept change. Time taken in change training and development of people to make them more suitable for the changed situations. So कहते हैं कि जब ये सारे क्वेश्चंस अराइज हो जाते हैं, आप रिलेट भी कर लेते हैं कि कौन इससे रिलेट करता है, उसके आप देखते हैं कि जो चेंजेस लाई जा रही हैं टाइम इन जो टाइम लिया जाता है ट्रेनिंग के दौरान, डेवलपमेंट के दौरान, तो वो पीपल को कितना सुटेबल बना रहा है उस चेंजिंग सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। तो चेंजिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग, चेंजिंग सिचुएशन के को हैंडल करने के लिए वो जो पर्सन है जो ट्रेन किया जा रहा है, जो इसको डेवलपमेंट के लिए तैयार किया जाए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दिया जाता है, वो कितना सुटेबल हो पा रहा है उस काम, उस चेंजिंग एनवायरमेंट को करने के लिए या फिर उसमें फिट होने के लिए। टाइम रिक्वायर्ड टू मेक रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर द चेंज। सो टाइम कहते हैं कि सबसे बड़ी बात होती है टाइम की, ठीक है। सो टाइम की जरूरत है, लाइक आपके पास एक समय होना चाहिए कि आप जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उस चेंज के लिए उसको आप यूज कर पाए, अपने टाइम को पर्टिकुलरली यूज कर पाए, विच आर द वेरी वैल्यूएबल फॉर द टाइम पर्सपेक्टिव। वो रिसोर्सेज जो अवेलेबल है चेंज के लिए, उसके लिए टाइम की जरूरत होती है। राइट, एंड फोर्थ देखेंगे असेसिंग चेंज फोर्सेस।
आप असेसमेंट करेंगे जो चेंजिंग फोर्सेस हैं, जो चेंज फोर्सेस हैं उनका। द मैनेजमेंट हैज टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट इन विच चेंज विल बी एक्सेप्टेड बाय पीपल। सो क्या देख रहे हैं कि जो चेंज होते हैं वो एक्सेप्ट किए जाते हैं पीपल के द्वारा। इन अ ग्रुप प्रोसेस देयर आर सम फोर्सेस फेवरिंग एंड सम अपोजिंग चेंज टू मेंटेन इक्विलिब्रियम। सो इसमें से क्या होता है, कुछ लोग तो उसको एक्सेप्ट करते हैं और कुछ लोग उसको रिजेक्ट करते हैं, कुछ लोग उसको अपोज करते हैं। इससे क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम, एक समानता बनी रहती है, एक बैलेंस बना रहता है। दिस हैज बीन रिफर टू एज फील्ड ऑफ फोर्सेस। और इसको किस तरह से जाना जाता है, दैट इज नोन एज फील्ड ऑफ फोर्सेस बाय कर्ट लेविन, बाय कर्ट लेविन के द्वारा। He assumes that in any situation there are both driving and restraining forces which influence any change that may occur. Driving forces are those which are affect a situation by pushing it in a particular direction. They tend to initiate a change and keep it going. Restraining forces act to restrain change or decrease the driving force. Equilibrium is reached when the sum of driving forces equals the sum of restraining forces. तो जो असेसिंग चेंजिंग फोर्सेस हैं उनमें आप क्या देखते हैं, जो कर्ट लेविन का जो फिलोसफी है, जो कर्ट कर्ट लेविन ने थॉट दिया था, थ्योरी दिया था रिलेटेड टू असेसिंग चेंज फोर्सेस, आप देखेंगे कि जब भी कोई भी चीज लाइक चेंजेस होती हैं मार्केट में या फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या फिर आप एनवायरमेंट को ले लीजिए, कोई भी चेंजेस होती है तो उसमें एक ड्राइविंग फोर्स होते हैं और एक होता है रिस्ट्रेनिंग फोर्स, राइट। सो हमेशा आपने देखा होगा कि जो भी जब ड्राइविंग फोर्स ग्रेटर होता है रिस्ट्रेनिंग फोर्स से, तो वो शक्तिशाली होता है, राइट। तो वो चीजें लाइक कहते हैं कि वो हैपन होती है। लेकिन जब आप एनवायरमेंट को बैलेंस बनाना चाहते हैं तो रेस्ट्रेनिंग फोर्स एंड जो आपका ड्राइविंग फोर्स है दोनों इक्वल रोल प्ले करते हैं। वहां पे उसमें क्या होता है, एनवायरमेंट आपका बैलेंस्ड वे में रहता है, क्योंकि दोनों का ही एक एक सेम फोर्स में जा रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे को वो अपोज नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बैलेंस बना के रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ वो इक्विलिब्रियम का रोल प्ले कर रहे हैं, राइट। वहीं पर अगर आप कहते हैं कि जो ड्राइविंग फोर्स होता है, क्वेश्चन भी बनते हैं कि ड्राइविंग फोर्स शुड बी ग्रेटर देन रिस्ट्रेनिंग फोर्स, तभी आपको कुछ चेंज देखने को मिलता है। अगर आप सच में चेंज देखना चाहते हैं तो चेंज के लिए आपका ड्राइविंग फोर्स हमेशा ज्यादा होना चाहिए रिस्ट्रेनिंग फोर्स से। अगर आपको इक्विलिब्रियम में मेंटेन करना है, एक बैलेंस बनाना है, एक बैलेंस मेंटेन करना है, तो दोनों ही बराबर होने चाहिए, राइट। दिस इज व्हाट कर्ट लेविन इज सेइंग। एक्शन फॉर चेंज, क्या एक्शन से चेंज के लिए, विल सी हियर। Action for change comprises three stages: unfreezing, changing and refreezing. So ये जो actions for changes हैं, they are unfreezing, changing and refreezing. Right? इसका cycle भी पूछ लिया जाता है, questions बनते हैं एग्जाम में, पूछ लिया गया था कि लाइक अनफ्रीजिंग, चेंजिंग या रिफ्रीजिंग का सही सीक्वेंस बताइए, राइट। सो आपको अगर याद रहेगा तो आप इजिली करेक्ट मार्क कर सकते हैं दैट पहले, सबसे पहले आपका जो फेज आता है वो अनफ्रीजिंग का आता है, फिर चेंजिंग का आता है, देन रिफ्रीजिंग का आता है, राइट। सो अनफ्रीजिंग में देखेंगे, इट इज द प्रोसेस इन विच अ पर्सन कास्ट aside hid old behavior which might be inappropriate, irrelevant or inadequate to changing demands of the situations. So इसमें क्या होता है, जो unfreezing situation होती है, जो unfreezing process होता है, उसमें पर्सन कास्ट क्या करता है, aside hide old behavior which might be inappropriate, वो उन बिहेवियर को हाइड करता है जो कि इनएप्रोप्रिएट होते हैं बाय नेचर, राइट। इनएप्रोप्रिएट का मतलब कि वो सही नहीं होते हैं, इररेलिवेंट होते हैं, वो इररेलिवेंट होते हैं, राइट। और इनएडुकेट होते हैं, लाइक कहते हैं कि ना वो ऑल ओवर यू कैन अंडरस्टैंड दैट इज नेगेटिव, राइट। वो इनएप्रोप्रिएट होते हैं, इररेलिवेंट होते हैं एंड और इनएडुकेट होते हैं टू द चेंजिंग डिमांड फॉर द सिचुएशन, राइट। सो जो जो डिमांड है सिचुएशन की चेंज करने की, उसमें क्या होता है, ये जो फैक्टर्स है वो इनएप्रोप्रिएट होते हैं अनफ्रीजिंग में, एंड irrelevant होते हैं एंड inadequate होते हैं। Whereas in changing, you'll see here, this is the stage at which the individual being changed learn new behavior methods of working. इसमें क्या होता है, चेंजिंग बिहेवियर में क्या होता है कि पीपल नई चीजों को सीखते हैं और सीखने से उनके बिहेवियर में ऑटोमेटिकली चेंजेस देखने को मिलता है,
right? New thinking, perception of new roles, etc. There are a variety of ways through which all these can be inculcated. So changing में आप like इस टॉपिक से ही समझ जाएंगे कि दैट चेंजिंग का मतलब क्या होता है. किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के अंदर आपको एक बिहेवियर में जो चेंज देखने को मिलता है, और वो चेंज किस तरीके से देखने को मिलता है, दैट इज इन फॉर्म ऑफ मेथड्स ऑफ वर्किंग, न्यू थिंकिंग, परसेप्शन ऑफ न्यू रोल्स. इन वे में आप चेंज देखने को पा सकते हैं. रिफ्रेजिंग में आप क्या देखेंगे? इट मीन्स दैट व्हाट हैज बीन लर्न इज integrated into actual practice. At this stage, the individual internalize the new beliefs, feeling and behaviors learned. During the changing phase, they adopt these elements as a permanent part of their behavior repertoire. राइट. सो रिफ्रेजिंग में क्या देखेंगे? इट मीन्स दैट व्हाट हैज बीन लर्न इज इंटीग्रेटेड इनटू एक्चुअल प्रैक्टिस. सो जो भी सीखा है पर्सन ने, जो भी इंडिविजुअल पर्सन ने सीखा है, जिसके बेसिस से उसके बिहेवियर में चेंज हुआ है, अब उसकी बात अब वहां पे क्या बात कर रहे हैं? इट मीन्स दैट व्हाट हैज बीन लर्न, इसका मतलब क्या है कि जो भी सीखा गया है, इट इंटीग्रेटेड इनटू एक्चुअल प्रैक्टिस. इसको इंटीग्रेट किया जाता है एक्चुअल प्रैक्टिस के अंदर. जो भी सीखा है आपने, आप उसको प्रैक्टिकली कर रहे हैं. एट दिस स्टेज, इस स्टेज में द इंडिविजुअल्स इंटरनलाइज द न्यू बिलीव्स. और इस स्टेज में क्या करते हैं इंडिविजुअल? क्या करते हैं? इंटरनलाइज करते हैं न्यू बिलीव्स को, नई चीजों को जानने की कोशिश करते हैं, इंटरनलाइज करते हैं. फीलिंग्स एंड बिहेवियर लर्न ड्यूरिंग द चेंजिंग फेज. और जो उनकी फीलिंग्स होती हैं, जो बिहेवियर्स होते हैं, वो लर्निंग, वो सीखते हैं चेंज के दौरान. right? They adopt these elements as a permanent part of their behavior repertoire. और इन जो प्रैक्टिकली करते हैं, उनको क्या होता है कि वो परमानेंटली उस चीज को अडॉप्ट करते हैं अपने लाइफ में. राइट. इन एलिमेंट्स को परमानेंटली अडॉप्ट करते हैं, यू कैन से. सो दीज आर द अनफ्रीजिंग, चेंजिंग एंड रीफ्रीजिंग फेज in actions for change, right? And feedback देखेंगे. Management of change requires feedback and follow up actions to ensure that change program is progressing in right direction without producing any dysfunctional effect. तो चेंज में क्या देखने को आपको मिलेगा? दैट इसमें हमेशा आप इंश्योर करेंगे कि जो चेंज है वो हमेशा प्रोग्रेशन में है, प्रोग्रेसिव वे में है. उसमें कोई बाधा नहीं आ रही है. उस प्रोग्रेशन में कोई भी हर्डल नहीं आ रही है, कोई भी डिसफंक्शनैलिटी नहीं हो रही है. राइट. Since a change program is likely to solve some problems and produce other problems, since क्या कह रहे हैं कि जो चेंज प्रोग्राम्स होते हैं, वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और नए प्रॉब्लम्स को अराइज भी करते हैं. वेयर एज, राइट, यू कैन सी दैट like since change program is likely to solve the problems and produce other problems as well, though of minor magnitude. It is desirable that management has constant watch as the change program progresses. Problem created by the change should be tackled immediately so that it is gives better result to the organization. So क्या कह रहे हैं कि जब चेंजेस होते हैं, चेंज फेज के दौरान, जब आपका जो चेंजिंग फेज होता है, उस दौरान में जो भी प्रॉब्लम्स एराइज होते हैं, उसको इमीडिएटली सॉल्व भी किया जाना चाहिए. राइट. तभी आपको एक बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा. ऐसा नहीं कि आप किसी एक चीज की का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं और एक प्रॉब्लम को एराइज कर दिया, बट और जो प्रॉब्लम एराइज होके आई है उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाला, उसको फाइंड आउट नहीं किया कि क्या इसका सोल्यूशन होगा. तो आप एक इफेक्टिव वे में आप उस ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर रहे, इसका मतलब. जब आप किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, आप किसी भी प्रॉब्लम को फिक्स कर रहे हैं, तो वहीं पर दूसरी प्रॉब्लम भी अराइज होती है. तो दूसरी जो प्रॉब्लम अराइज होती है, उनको आप फिक्स करेंगे, उनको जानेंगे क्यों ये प्रॉब्लम एराइज हुई है. अगर आप उस चीज के लिए, उस प्रॉब्लम के लिए इमीडिएट एक्शन नहीं लेंगे, उस प्रॉब्लम को इमीडिएट सॉल्व नहीं करेंगे, तो आपका जो रिजल्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो बेटर नहीं माना जाता है. राइट. सो दिस इज द फीडबैक. राइट. आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा. ये इंडिविजुअल फैक्टर्स फॉर रेसिस्टेंस ऑफ चेंज, ये टॉपिक मैं आपका लूंगी नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ बने रहिए. अगर आपको कहीं पे भी डाउट नजर आया हो, या फिर कहीं पे लगता है कि मैंने लैग किया उस समझाने में, या फिर पीपीटी स्टाइल में कोई प्रॉब्लम है, या फिर कोई भी डाउट किसी भी तरह का आपको कुछ लगता है, देन यू कैन लेट मी. आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं. अगर आप अच्छा लिखते हैं तो मेरे लिए अप्रिसिएशन, लाइक मोटिवेशन का काम करेगा.
मैं और अच्छा करने की कोशिश करूंगी। अगर कहीं पर लैक कर रही हूँ और आप मुझे बताते हैं, देन आई विल टेक इट पॉजिटिवली एंड आई विल वर्क ऑन दैट, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू वेरी मच।